हाँ, तो अभी हम चैप्टर 14 देखते हैं, मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। तो इसमें क्या है कि ओशन वाटर डायनेमिक होता है। इसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है टेम्परेचर, सैलिनिटी, डेंसिटी, एक्सटर्नल फोर्स जैसे सन, मून का, विंड का होता है, इन्फ्लुएंस करता है इसके मूवमेंट को। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मोशन होता है ओशन वाटर का। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में क्या हो जाएगा कि जो ओशन करंट हो जाएंगे, वेव्स हो जाएंगे। वर्टिकल में टाइड आ जाएगा। तो ओशन करंट जो कंटिन्यूस फ्लो ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर एक डेफिनेट डायरेक्शन में। ठीक है, और जो वेव होता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है ये। ठीक है, फिर वेव जो है मूव करता है एयर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू ओशन करंट्स। सॉरी वाटर मूव्स करता है ओशन करंट के थ्रू। बट वेव में क्या है, बट द वेव ट्रेन मूव अहेड, इसमें वाटर मूव नहीं करता है और करंट में वाटर मूव करता है। ठीक है, इसमें बस एनर्जी के पार्टिकल्स जो होते हैं वो मूव करते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या है, वर्टिकल मोशन जो है राइज एंड फॉल का वाटर होता है सी एन ओशन और सी में। तो ये क्या होता है, अट्रैक्शन सन और मून का। तो ओशन वाटर राइज होता है, फॉल होता है ट्वाइस अ डे। ठीक है, जो अपवेलिंग होती है कोल्ड वाटर का फ्रॉम सब सरफेस एंड सिंकिंग ऑफ द सरफेस वाटर, ये भी एक वर्टिकल मोशन हो जाएगा ओशन वाटर का। ठीक है, फिर वेव क्या होते हैं, बेसिकली वेव्स ही एनर्जी होती है, ना कि वाटर। ठीक है, सो विच मूव अक्रॉस द ओशन सरफेस पे होता है ये। वेव्स आपको डीप डेप्थ पे नहीं मिलेंगे। वाटर पार्टिकल जो ओनली ट्रैवल इन स्मॉल सर्कल, पार्टिकल जो ओनली सर्कल में ट्रैवल करते हैं एज वेव पासिस। ठीक है, तो विंड, अब ये एनर्जी कहाँ से आती है, विंड जो है एनर्जी देती है इसको। ठीक है, तो ये क्या करती है कि विंड की वजह से जो है वेव जो है ट्रैवल करती है ओशन में, एंड एनर्जी जो है रिलीज़ हो जाती है ऑन शोर लाइन पे। ठीक है, वो जब मर जाती है जाके मतलब डिसिपेट हो जाती है, तो वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। मोशन ऑफ द सरफेस वाटर जो है बेसिकली कम ही इफेक्ट करता है स्टैग्नेंट डीप बॉटम वाटर को, ओशन का। ठीक है, तो जैसे क्या बोलते हैं, वेव जो है बीच के पास आती है तो धीरे पड़ जाती है। जो बेसिकली फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है कि वाटर और सी फ्लोर की वजह से फिर ये स्लो डाउन हो जाती है, फ्रिक्शन आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो जब डेप्थ जो कम होती है वाटर की, विच इज़ बेसिकली हाफ द वेव लेंथ ऑफ द वेव। अब जब वेव लेंथ क्या होती है, दो क्रस्ट जो होंगे, उन दो ऊपर हम्प्स जो होंगे, उन दोनों को मिलके एक वेव लेंथ बोलती है। जब इनकी जो हाइट से वेव लेंथ जो है हाफ देन द डेप्थ जो है वाटर की हाफ देन द वेव लेंथ, तो फिर वेव ब्रेक हो जाती है। फिर लार्जेस्ट जो वेव है ओपन सी में मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे पानी का सोर्स बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और कितनी भी बड़ी हो जाए, कितना भी क्रेस्ट बड़ा हो जाए, कितना भी लेंदी हो जाए, नीचे तो पानी मिलेगा ही। ठीक है, वेव कंटिन्यू टू ग्रो लार्जर एज ए मूव एंड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द विंड। ठीक है, जैसे जैसे एनर्जी देता है डेफिनेटली एनर्जी बढ़ जाएगी, तो वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, जितनी भी वेव्स हैं वो विंड की वजह से होती हैं। ठीक है, बेसिकली जब ब्रीज और ऑफ बेसिकली 2 नॉट्स और लेस ब्लो, वो काम वाटर स्मॉल जो रिपल ब्रीज होती है, ब्रीज जब आती है 2 नॉट या फिर उससे लेस, तो जब काम वाटर के ऊपर आती है, इससे ठहरा हुआ पानी होता है, तो रिपल फॉर्म होती है एंड ये बढ़ती जाती, विंड स्पीड इंक्रीज होती है उससे। ठीक है, अंटिल ये बेसिकली क्या है, वाइट क्लैप्स अपीयर इन द ब्रेकिंग वेव। ठीक है, तो बेसिकली वेव जो है 1000 किलोमीटर्स तक चली जाती हैं। ठीक है, और ये ब्रेक हो जाती है और डिज़ोल्व हो जाती है सर्फ जो होती है, मतलब दैट इज़ ब्रेक ऑफ द वेव्स। ठीक है, तो वेव का जो साइज़ है, शेप है, उसका ओरिजिन बताता है। ठीक है, जितनी ज़्यादा स्टीप होगी तो वो उतनी यंग है। ठीक है, और ये प्रॉब्ली लोकल विंड की वजह से बनी हुई है, इतनी स्टीप होगी। ठीक है, तो स्लो एंड स्टडी वेव जो है ओरिजिनेट करती है फार वे प्लेसेस। जो स्लो है, बड़ी है तो धीरे होगी, स्टडी बड़ी है तो स्टडी होगी। ठीक है, तो बहुत दूर से ये कर रही है। ठीक है, ट्रैवल ज़्यादा करेगी तो धीमे पड़ जाएगी, पॉसिबली फ्रॉम अनदर हेमिस्फीयर, सोचो। ठीक है, तो मैक्सिमम वेव हाइट इज़ बेसिकली डिटरमाइंड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ वाटर, डेफिनेटली जब स्ट्रेंथ ऑफ विंड, तो जितनी ज़्यादा विंड की स्ट्रेंथ होगी इतनी ज़्यादा हाइट होगी। ठीक है, दैट इज़ हाउ लॉन्ग इट ब्लो एंड कितनी एरिया पे ब्लो करिए इन अ सिंगल डायरेक्शन में। ठीक है, कितनी देर तक ब्लो करिए, कितनी एरिया पे ब्लो करिए। तो वेव जो है ट्रैवल करती है बिकॉज विंड जो है पुश करती है वाटर बॉडी को, एंड बेसिकली जो ग्रेविटी उसको नीचे खींचती है।
तो इस वजह से ये करती है। जो बेसिकली इसने तो ऊपर खींचा, विंड ने तो ऊपर खींचा, और वो क्रेस्ट हो गया, जब हम्प जैसा होता है ऊपर वाला उसको क्रेस्ट बोलते हैं। फिर ये ग्रेविटी उस क्रेस्ट को नीचे खींचेगी, तो इस वजह से जो है ट्रैवल करती हैं वेव्स। ठीक है, तो जो फॉलिंग वाटर है पुशेस द फॉर्मर ट्रफ अपवर्ड। अब जब वो नीचे खींचेगा तो कहीं पे तो मिटिगेट होगा ना, कहीं पे नीचे होगा तो कहीं से ऊपर होगा, कहीं से ऊपर होगा तो कहीं से नीचे होगा, इस तरीके से। तो ये मूव कर जाती हैं, एंड द मूव जो है मूव्स इनटू अ पोजीशन। ठीक है, एक्चुअल मोशन जो है वेव मीनिंग द वेव इज सर्कुलर। जो मोशन होगा इसका वेव का सर्कुलर होगा। वाटर, सॉरी नॉट द वेव, वेव तो वेव ही होगी, पर जो वाटर जो है वो सर्कुलर होगा। ये क्या इंडिकेट करती है? इट इंडिकेट दैट थिंग्स आर बीइंग कैरिड अप एंड फॉरवर्ड एज अ वेव टू अप्रोच। कि कोई चीज़ लेके आई, कैरी किया और उसको आगे पास कर दिया। मान लो कोई चप्पल है ना, तो कैरी किया, फिर वो चप्पल आगे जाती जाएगी, आगे जाती जाएगी। ठीक है, वेव अप्रोचेस एंड डाउन एंड बैक एज इट पासिस। ठीक है, फिर वो पीछे चली जाती जैसे कि वो वेव चली जाती वापस। ठीक है, अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वेव के, तो देखते हैं। क्रेस्ट एंड ट्रफ, हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट जो है उसको क्रेस्ट और ट्रफ रेस्पेक्टिवली हो जाएगा। हाईएस्ट पे क्रेस्ट हो जाएगा, लोएस्ट पे ट्रफ हो जाएगा। वेव हाइट बेसिकली ये है वर्टिकल डिस्टेंस होता है फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ट्रफ टू द टॉप ऑफ द क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का ये होगा, इसको हाइट बोलते हैं। वेव एम्पलीट्यूड जो है इट इज़ हाफ ऑफ द वेव हाइट, इसका एम्पलीट्यूड जो है हाफ हो जाएगा। ठीक है, वेव एम्पलीट्यूड जो हाफ हो जाएगा वेव हाइट का। ठीक है, वेव पीरियड जो है ये क्या होता है? टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव वेव्स जो है क्रेस्ट और ट्रफ्स पास ऑफ एक्स पॉइंट। मतलब जब पूरी वेवलेंथ जो है वो कितने टाइम में एक पॉइंट से पास होगी उसको बोलेंगे। ठीक है, वेव पीरियड जो है हाँ ये हो गया। फिर वेवलेंथ, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगा टू सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच में। इसमें ट्रफ का नाम नहीं दिया है, इसमें ओनली सक्सेसिव क्रस्ट बोला है। ठीक है, वेव स्पीड जो है क्या है? रेट एट विच द वेव मूव्स थ्रू द वाटर एंड इज मेजर्ड इन नॉट्स। ठीक है, रेट एट विच वेव मूव्स थ्रू द वाटर। ठीक है, इसके में वेव फ्रिक्वेंसी इज द नंबर ऑफ द वेव्स पासिंग अ गिवन पॉइंट ड्यूरिंग अ 1 सेकेंड टाइम इंटरवल। ठीक है, तो वेव फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, स्पीड ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। ये रेट है, वेव स्पीड इज़ रेट। ठीक है, जिस पे वो मूव करती है स्पीड ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, और नॉट में इसको क्या बोलते हैं मेजर करते हैं। फिर टाइड क्या होता है? पीरियोडिकल राइज फॉल होता है सी लेवल का, वाटर सी लेवल। ठीक है, एक बार या फिर ट्वाइस अ डे, कहीं कहीं एक बार होता है, कहीं कहीं 2 बार होता है। ठीक है, क्योंकि सन और मून जो है अट्रैक्शन करते हैं, अट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, तो मूवमेंट जो है तो वाटर कॉज बाय मेट्रोलॉजिकल इफेक्ट, जैसे कि विंड हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, उसको सर्ज बोलते हैं। मान लो विंड की वजह से विंड कहीं ऊपर ले गई, ठीक है, तो उसका लेवल राइज हो गया सी लेवल, और कहीं कहीं ऊपर जाएगी तो दूसरी जगह उसकी साइमल्टेनियस नीचे जाएगी कहीं। ठीक है, तो वो हो गया। फिर एक वाटर प्रेशर कहीं हाई प्रेशर होगा तो पानी नीचे जाएगा, और दूसरी जगह उसको कंपनसेट करेगा, कंपनसेट करने के लिए कहीं ऊपर जाएगा, क्योंकि ये कंटिन्यूस बॉडी है तो उसको सर्ज बोलेंगे। तो ये रेगुलर टाइड जैसे नहीं है। तो स्टडी ऑफ टाइड इज बेसिकली बहुत कॉम्प्लेक्स है, और इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन होते हैं फ्रीक्वेंसी में, मैग्नीट्यूड में, हाइट में। ज़रूरी नहीं कि हर जगह हर टाइम एक ही जैसा हो। मून की ग्रेविटेशनल पुल जो है वो ज़्यादा है बजाय सन के। ठीक है, क्योंकि और ये इसी की वजह से ये मेजर कॉज है टाइड होने का। तो बाकी के फैक्टर बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहेगा। ठीक है, वो किस लिए होता है? काउंटर करेगा ये बैलेंस द काउंटर बैलेंस द ग्रेविटी। 2 टाइप की फोर्स होगी, एक सेंट्रीपिटल और एक सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, तो बेसिकली जो सन और मून खींच रहे हैं अपनी तरफ, अगर ये एक्ट नहीं करेगा तो ये तो क्या बोलते हैं अर्थ तो उसमें भिड़ जाएगी, मून में और सन में।
तो उसको काउंटर करने के लिए उतना ही इक्वल फोर्स जो हो लगेगा, सन अपनी पोजीशन, सॉरी मून अर्थ अपनी पोजीशन में रहे, उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल और ग्रेविटेशनल जो है फोर्स मिलके दोनों टाइडल बल्ज बनाती हैं। ठीक है, एक साइड में जो फेस करेगा मून को टाइडल बल्ज होता है, दूसरी साइड में जो है ग्रेविटेशन की वजह से होता है वो उतना, यहाँ दोनों साइड में जो उसका जस्ट अपोजिट साइड में क्या बोलते हैं बल्ज होगा, पर जो मून की साइड है वो ज़्यादा होगा और जो दूसरी साइड में है वो अपोजिट साइड में है वो कम होगा, क्योंकि डिस्टेंस की वजह से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब क्या है टाइडल जनरेशन जो हो जाएगा, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। इसमें क्या है कि मून की साइड तो है ग्रेविटेशन की वजह से होगा और उसके अपोजिट साइड में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होगा, ये है। ठीक है, उसकी गारंटी मैं ले नहीं सकती कि वो हाइट में क्या है। फिर हम देखते हैं यस, टाइड जनरेटिंग फोर्स इज डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, दैट इज ग्रेविटेशनल एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सरफेस जो होता है हाँ, तो जो टाइड जनरेटिंग फोर्स जो है ये डिफरेंस होता है बिटवीन ग्रेविटेशनल एंड सेंट्रीफ्यूगल। कैसे? क्योंकि एडिशन तो होगा नहीं, एडिशन मतलब दोनों जगह एक ही साइड लग जाएगा, एक जगह काउंटर वाला लेके चलो कि ग्रेविटेशन फोर्स को जो है काउंटर करेगा सेंट्रीफ्यूगल, नहीं तो एक ही डायरेक्शन में अर्थ मूव हो जाएगी और ख़तरनाक वाला मतलब चीज़ होगी। तो ये डिफरेंस होगा दोनों का। ठीक है, जो सरफेस जो है मून की तरफ होगी उस वहाँ पे क्या बोलते हैं इसका ज़्यादा डिफ होगा, तो वो मतलब काउंटर कर देगी सेंट्रीफ्यूगल को, और जो सरफेस अवे है मून से वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल लगेगा, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशन जो है बहुत ही कम है। ठीक है, सो हेंस देयर इज अ नेट फोर्स अवे फ्रॉम द मून। ठीक है, तो ठीक है, तो सरफेस पे क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल टाइड जनरेटिंग फोर्स जो है दे आर मोर इम्पॉर्टेंट देन द वर्टिकल फोर्स इन जनरेटिंग टाइडल बल्ज। ठीक है, ओके, इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया क्या है। इसके बाद में क्या है, नीचे पैरा में देखते हैं हम, ये देखो टाइड बल्ज या सन मून इसके जैसे आ जाएगा। ठीक है, फिर हम आते हैं यस, हाँ, द टाइडल बल्ज जो है ऑन द वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ में, वहाँ पे ग्रेट हाइट होगी। ठीक है, टाइडल बल्ज जो मिड ओशनिक आइलैंड में जो है वहाँ लो हो जाता है। ठीक है, शेप ऑफ द बे एस्चुरी जो है कोस्ट लाइन के यहाँ पे मैग्नीफाई कर देते हैं इंटेंसिटी, क्योंकि क्या बोलते हैं जैसी शेप होगी अगर नैरो है तो थोड़ा सा ही पानी बहुत ज़्यादा दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से। हाँ, अब क्या है, हाँ, तो जब टाइड जो है चैनल हो जाती है बिटवीन आइलैंड एंड और इनटू बे एंड एस्चुरीज, दे आर कॉल्ड टाइडल करंट। तो जब क्या बोलते हैं टाइड जो है चैनल बिटवीन आइलैंड और इनटू बे एंड एस्चुरीज, तो उसको टाइडल करंट बोलते हैं। मतलब उसके बीच में से जाइए तो करंट जैसे फ्लो करेगी, मतलब बहुत सारा पानी लेके, ऐसा लगेगा कि करंट निकल रहा है, जैसे ओशन करंट होते हैं वैसे दिखेगा ये। फिर हम देखते हैं यस, टाइड बे ऑफ फंडी, इसमें देखते हैं कनाडा में। हाँ, तो इसमें क्या है कि हाईएस्ट टाइड जो है वर्ल्ड की जो है बे ऑफ फंडी में आती है, नोवा स्कॉटिया कनाडा में। तो ये 15 से 16 मीटर के, हाँ, तो इसमें क्या है 15 से 16 मीटर तक ये ऊपर चली जाती है, इतनी हाइट तक। तो यहाँ क्या है कि टू हाई टाइड टू लो टाइड होती है हर एक दिन।
ठीक है। तो एक पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें क्या है कि हाँ, तो एक टाइड आएगी हर 6 घंटे में, ठीक है। तो रफ एस्टिमेट इसका हो जाएगा 240 सेंटीमीटर एन आवर, 1440 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 6 आवर्स। सो अगर आप नीचे जाते हो, अगर स्टीप क्लिफ मिलेंगे यहाँ पे, तो आप ना वापस आ जाओ, मतलब 1 घंटे के लिए नीचे गए ना, एंड देन फिर आप नोटिस करोगे कि टाइड्स आ रही हैं, ऊपर आ रही हैं, ठीक है। तो आपको भाग भाग के आना पड़ेगा, नहीं तो 1 घंटे के ऊपर ऊपर अंदर अंदर डुबा देंगी टाइड्स। फिर टाइप्स ऑफ टाइड्स में क्या हो जाएगा, वेरी करती है कि इसमें फ्रीक्वेंसी में, डायरेक्शन में, मूवमेंट में, ठीक है। प्लेस टू प्लेस एंड ग्रुप्ड इनटू वेरियस टाइप्स बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस। एक दिन में 24 आवर्स एंड बेस्ड ऑन द हाइट। तो टाइड विच इज़ बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, इसमें क्या है, सेमी डायरेनल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही कॉमन होती हैं, और जिसमें 2 हाई टाइड 2 लो टाइड होती हैं हर एक दिन में। सक्सेसिव मतलब हाई लो ऐसे इस तरीके से 4 रहेंगी, पहले हाई फिर लो फिर हाई, उसी अगर मान लो पर्टिकुलर जगह पे पॉइंट ए पे, मान लो कि अगर हम गुजरात का गल्फ ऑफ कच्छ पे देखते हैं, तो क्या बोलते हैं, पहले हाई हो जाएगी फिर लो हो जाएगी, फिर हाई हो जाएगी फिर लो हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद डायरेनल में जो है ओनली 1 हाई टाइड एंड 1 लो टाइड एक दिन में, इसमें 2 ही आएंगी, ठीक है, डाई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद डाई मतलब 2, सेमी मतलब डाई का भी 2 मतलब 2 का भी हाफ, ठीक है। तो सक्सेसिव हाई एंड लो हो जाएगी, और अप्रॉक्स सेम हाइट होगा इनका अप्रॉक्सीमेटली, है ना। और फिर मिक्स्ड हाइट, तो इसमें क्या है, हाइट जो है वो वेरी करेंगी। तो ये कहाँ पे होते हैं, यूजुअली वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड आइलैंड में ऑफ पैसिफिक ओशन में। तो इसमें बस इतना बोला है कि ड्यूरेशन नहीं पता है, इसमें बस बोला है कि हाइट जो है वेरी करेगी नॉर्थ अमेरिका का वेस्ट कोस्ट एंड पैसिफिक ओशन में, ठीक है। टाइड बेस्ड ऑन सन मून एंड अर्थ पोजिशन में, इसमें क्या हो जाएगा, हाँ। तो हाइट ऑफ द राइजिंग वाटर जो है, हाई टाइड वेरी अप्रिशिएबली डिपेंडिंग जो पोजिशन ऑफ द सन एंड मून रिस्पेक्ट टू द सन, ठीक है। स्प्रिंग एंड नीप टाइड जो है इसके अंदर आती हैं कि सन मून और अर्थ किस पोजीशन में है, क्या वो स्ट्रेट लाइन में है, क्या परपेंडिकुलर है, क्या किस तरीके से ये, क्या इनका अलाइनमेंट है, उसके बेस पे ये, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि स्प्रिंग टाइड देखते हैं हम। स्प्रिंग टाइड में क्या होगा कि स्प्रिंग में तीनों एक ही लाइन ही होगी, या तो एक या फुल मून या फिर न्यू मून होगा। देखो न्यू में क्या होता है, न्यू कोई भी चीज़ चमकती है ना, तो चमकेगी कब, जब वो सन के पास होगी। मतलब कन्फ्यूजन आता है कि फुल मून कौन सा होता है, न्यू मून कौन सा होता है। हिंदी में तो समझ आ जाता है पूर्णिमा अमावस्या, बट इंग्लिश में मेरे को कन्फ्यूजन रहता है फुल मून न्यू मून। तो न्यू मून में वो होगा जो कि सन अर्थ के बीच में मून होगा तब, क्योंकि सन का सोर्स उसको डायरेक्टली मिलेगा तो वो चमकेगा, तो न्यू हो जाएगा। न्यू हर चीज़ चमकती है, इस तरीके से याद कर देंगे। तो ये क्या होता है, ये तीनों लाइन में होते हैं। एक बार तो न्यू मून होगा, न्यू मून में जब मून जो है बीच में होगा सन और अर्थ के, और एक बार जो है जब इसका अलाइनमेंट सोचना, सन फिर बीच में अर्थ होगा फिर मून होगा, ये हो जाएगा फुल मून हो जाएगा, ठीक है। तो अब हाँ, इसमें क्या हो जाएगी, स्प्रिंग हो जाएगा। अब देखना क्या है, इन दोनों में ही हाईएस्ट टाइड बनेगी, ठीक है। अब इसको कैसे याद करने का, स्प्रिंग को, स्प्रिंग जब आप स्ट्रेच करोगे तो क्या होगा, इसकी हाइट इंक्रीज होगी, है ना। तो उस तरीके से जब इसमें हाइट बहुत ज़्यादा होती है तो उसको सिजगी बोलते हैं। जब ये तीनों एक लाइन में होते हैं सिजगी बोलते हैं। एस फॉर स्प्रिंग, एस फॉर सिजगी, है ना। इस तरीके से याद कर लेना। तो ये मैंने बना भी रखा है, सन अर्थ मून एंड सन मून अर्थ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हाँ, तो स्प्रिंग तो बेसिकली क्या है, ये हमेशा 2 बार महीने में 2 बार ही होती हैं, एक फुल मून में और बेसिकली न्यू मून में। तो अगर आपसे पूछ रहे हर दिन में होती हैं, हर महीने में होती हैं, हर साल में होती हैं, तो इसमें हर महीने में 2 बार होती हैं। फिर नेप हो जाएगा, 7 डे इंटरवल पे होती है, ठीक है। अब क्या होगा कि क्या बोलते हैं, बिटवीन जो
दो स्प्रिंग है उसके बीच का। अब जब ये सन और अर्थ से परपेंडिकुलर हो जाएगा, सन मून अर्थ से परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, तो दोनों जो है फोर्स एक दूसरे को काउंटर करेंगी तो हाइट जो है बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये हर 7 डेज़ में हो जाएगा। मतलब मान लो कि फर्स्ट को स्प्रिंग टाइड आई, ठीक है, फिर 7 को नीप आएगी, फिर 14 को स्प्रिंग आएगी, फिर 28 को, सॉरी 7 दिन है ना, फिर 21 को ये आएगी, क्या बोलते हैं, नीप टाइड आएगी, फिर 28 को स्प्रिंग आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हर 7 डेज़ में होगी स्प्रिंग टाइड के, जब होगा उसके 7 डे पे हो जाएगी, ठीक है। सो सन मून जो है राइट एंगल पे होता है, तो बेसिकली क्या है, फोर्स होता है सन और मून का, काउंटरैक्ट कर देगा एक दूसरे को। बाद में कि मून का अट्रैक्शन जो है तो मोर देन ट्वाइस द एज स्ट्रॉन्ग एज सन्स इज डिमिनिश्ड बाय बेसिकली काउंटरैक्टिंग फोर्स सन की ग्रेविटेशन से। मून का जो है कितना लगता है अर्थ पे, ट्वाइस सन से, बट सन काउंटर कर देता है। तो एक मतलब हर एक महीने में क्या बोलते हैं, मून जो है पूरे अर्थ को रेवोल्यूशन में कितना टाइम लगता है उसको, 28 डेज लगते हैं, ठीक है। तो उस 28 डे के उसमें एक बार वो पास होगा, एक बार बहुत दूर होगा, तो उसको एपीजी और पेरीजी बोलते हैं। और जब सन पास में होता है तो एपीहेलियन पेरीहेलियन बोलते हैं, ठीक है। तो एक महीने में एक बार मून का ऑर्बिट जो सबसे क्लोज होगा अर्थ के, उसको पेरीजी बोलते हैं, पी से पास, पी से पेरीजी, ठीक है। और उसमें अनयूजुअली हाई एंड लो टाइड्स होंगे, ठीक है। और इस टाइम में क्या होगा, टाइड जो है रेंज इज़ ग्रेटर देन नॉर्मल, ठीक है। 2 weeks लेटर व्हेन द मून इज़ फारेस्ट, दैट इज़ अपोजी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है मून का बहुत लिमिटेड होता है, टाइडल रेंज जो है बहुत ही कम हो जाते हैं देन द एवरेज हाइट, ठीक है। तो जो अर्थ जो क्लोजेस्ट होता है उसको एपीहेलियन बोलते हैं, जो कि 3 जून को होता है हर साल में, 3 जनवरी सॉरी। तो टाइडल रेंज जो है यहाँ इसमें भी ज़्यादा होंगी देन द यूजुअल, एंड यूजुअली लो हाई लो, ठीक। फिर जब पास फारेस्ट होगा दैट इज़ एपीहेलियन, जो कि 4 जुलाई को हो जाएगा। तो पहले कौन आता है, देखो पहले आएगा जनवरी, ठीक है। और 3 और 4 में कौन आता है, 3 पहले आएगा, तो पेरीजी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर है जुलाई, मतलब हाफ फिल देखो, जे से अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो तो हाफ का पड़ता है, जैसे एंड होगा और जुलाई का स्टार्टिंग होगा तब महीने साल भर का हाफ पड़ेगा। तो एकदम हाफ हाफ में, साल भर के हाफ में एक बार पेरीजी, फिर एक पेरीहेलियन एपीहेलियन आ जाएगा। और फाजेस्ट जो है बेसिकली एपीहेलियन जाएगा 4 जुलाई को, ठीक है। टाइडल रेंज जो है दे आर लेस देन एवरेज। तो टाइम बिटवीन जो है बेसिकली हाई टाइड एंड लो टाइड जो है व्हेन वाटर लेवल इज फॉलिंग, इसको एब बोलते हैं, इस टाइम को बोलते हैं, टाइम बिटवीन हाई टाइड एंड द लो टाइड व्हेन द वाटर लेवल इज फॉलिंग इज कॉल्ड एब, ठीक है। टाइम बिटवीन लो टाइड एंड हाई टाइड व्हेन द टाइड इज राइजिंग इज कॉल्ड फ्लो और फ्लड। तो इस टाइम को बोल रहे हैं इन्होंने, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस क्या है टाइड का अभी हम पढ़ेंगे। इसमें क्या है, नेविगेशन में हेल्प करेगा, फिशरमैन को हेल्प करेगा, ठीक है। टाइडल हाइट जो है क्यों इम्पॉर्टेंट है, हार्बर में, नियर रिवर, ठीक है, एंड विद इन एस्चुरी, जहाँ पे कि शैलो बार्स होते हैं एंट्रेंस के यहाँ पे। तो ये क्या करेंगे कि प्रिवेंट करेंगे शिप और बोट को कि वो बेसिकली हार्बर के अंदर ना एंटर हो जाएं। फिर ये डी सिल्टिंग करती हैं सेडिमेंट्स का। पोल्यूटेड वाटर जो है माउथ रिवर की एस्चुरी क्या होता है, उस जगह पे जहाँ पे रिवर जो है सी में एंटर कर रही होती है तो उसको एस्चुरी बोलते हैं, दैट इज़ रिवर माउथ। तो वो जो पोल्यूटेड वाटर उसको नीचे ले जाएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो जनरेट करती है बेसिकली टरबाइन को फ्लो कर, टरबाइन घूमेगा ना, जब आएगा पानी आएगा जाएगा, बहुत स्पीड होती है, बहुत स्पीड, यू कैनॉट इवन इमेजिन। इतनी स्पीड से जब टरबाइन घूमेगी तो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। ये कनाडा में, फ्रांस में, रशिया में, चाइना में लगा रखा है इन लोगों ने। तो 3 मेगावाट टाइडल पावर जो है दुर्गा धुनी सुंदरबन में हमने लगा रखा है, ठीक है। फिर है ओशन करंट्स। तो बेसिकली क्या है, ओशन करंट जैसे रिवर जैसे फ्लो करता है ना, ओशन जैसे मान लो कि रिवर
मान लो रिवर फ्लो करिए पूरे ओशन में, इस तरीके का होगा, इतना ज़्यादा इसका वॉल्यूम होता है, बहुत ज़्यादा। तो इसमें क्या होता है कि रेगुलर वॉल्यूम होता है वाटर का, एक डिफिनेट पाथ ही होगा कि गल्फ स्ट्रीम ऐसा नहीं है कि आपके घर तक आ जाए या फिर कहीं बीच में निकल जाए या फिर कहीं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसा लगे। इसका डेफिनेट पाथ होगा, हमेशा वही दायरे बनाएगा। क्या नॉर्थ अमेरिका के हमेशा ईस्ट में जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसको रिप्लेस, मतलब उसने नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट को नीचे आ गई और ये ऊपर आ गई, इस तरीके से कर देगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इनका एक डेफिनेट पाथ होता है एंड डायरेक्शन कि साउथ से नॉर्थ, गल्फ स्ट्रीम साउथ से नॉर्थ जाएगी, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट यहाँ से आएगी, कैनरी ऐसे जाएगी वैसे जाएगी। ठीक है, और बेसिकली ओशन करंट जो इन्फ्लुएंस, दो फोर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं, तो जो प्राइमरी फोर्स दैट इनिशिएट करेगा मूवमेंट को, दैट इज़ विंड, एंड सेकेंडरी फोर्स इन्फ्लुएंस करेगा करंट टू फ्लो। ठीक है, तो प्राइमरी फोर्स में क्या हो जाएगा कि हीटिंग बाय सोलर एनर्जी। अब जब हीट होगा तो एक्सपैंड करेगा, तो मतलब मान लो इक्वेटर पे हीट हुआ तो वो कहाँ, लोअर लैटिट्यूड की तरफ एक्सपैंड करेगा, तो लोअर लैटिट्यूड वहाँ पे डेंसर होगा पानी। ठीक है, तो जब फैलेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से विंड तो डेफिनेटली है ही, ग्रेविटी जो है डाउनवर्ड पुल करेगी। ठीक है, जो नीचे की तरफ जाता है, एक ऊपर चलता है करंट और एक नीचे भी चलता है करंट। ग्रेविटी एक तरीके से और करेंगे कि जब जहाँ पे पाइलअप हो जाएगा, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, पाइलअप हो जाएगा पानी तो वो नीचे की तरफ फ्लो करेंगे, फिर अपवेलिंग होगी। ठीक है, कॉर्लिस फोर्स जो है वो डायरेक्शन डिफ्लेक्ट कर देता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो है राइट वर्ड कर देगा, सदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट वर्ड कर देगा। ठीक है, हीटिंग जो है बेसिकली क्या होता है, उससे पानी हीटिंग की वजह से एक्सपैंड हो जाता है। तो इक्वेटर में ओशन वाटर बेसिकली 8 सेंटीमीटर हाई होता है अंडर लेवल। ठीक है, तो सी लेवल यहाँ पे ज़्यादा होता है। ठीक है, एंड देन मिडिल लैटिट्यूड जो 45 के आसपास होगा, इससे 8 सेंटीमीटर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक ग्रेडियंट आ जाता है, ग्रेडियंट मतलब स्लोप। ठीक है, एंड वाटर जो है बेसिकली फ्लो करता है डाउन स्लोप में। विंड जो है बेसिकली ओशन को पुश सरफेस पे पुश करती है वाटर से, जिससे मूव होते हैं। फ्रिक्शन होता है बिटवीन वाटर एंड द वाटर विंड एंड द वाटर सरफेस, जिसकी वजह से कि मूवमेंट होगा। तो ग्रेविटी जो है डाउनवर्ड क्या बोलते हैं, पुल करेंगी। जो भी पानी पाइल्ड अप हो जाएगा उसको डेफिनेटली उसमें वेट होगा, पाइल्ड अप हो गया तो वेट होगा, तो पुल करेगी वो डाउनवर्ड के लिए, फिर ये ग्रेडियंट क्रिएट कर देगी। ठीक है, कॉर्लिस फोर्स क्या करेगा, राइट में करेगा नदर्न हेमिस्फीयर में, और साउदर्न हेमिस्फीयर लेफ्ट में करेगा। ठीक है, तो ये जो पानी जब घूमता है तो बीच में जो जहाँ पे पानी नहीं बिल्कुल नहीं होता है उसका गायरे बोल देते हैं। मतलब ये जो एक बाउंड्री बना लेती है करंट। ठीक है, और उस बाउंड्री के बीच का जो एरिया होता है उसको गायरे बोलते हैं। दिस प्रोड्यूस लार्ज सर्कुलर करंट इन ऑल द ओशन बेसिन में। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे ओशन करंट के, तो करंट्स आर रेफर्ड टू बाय देयर ड्रिफ्ट। यूजुअली करंट जो स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं नियर द सरफेस। हाँ, क्योंकि जो भी सोर्स है, हीट हो चाहे विंड हो, कोरलेस फोर्स हो, सारा ऊपर ही मिलेगा। एंड में अटेन स्पीड ओवर 5 नॉट, मतलब ये स्पीड होती है ना, नॉट में इसको मेजर किया जाता है। डेप्थ में क्या होता है, करंट जो है स्लो हो जाती है विथ स्पीड 0.5, मतलब 5 से 0.5 हो गई। ठीक है, तो स्पीड जो होती है करंट की उसको हम ड्रिफ्ट बोलते हैं। ड्रिफ्ट जो बेसिकली मेजर होता है इन टर्म्स ऑफ नॉट। ठीक है, तो स्ट्रेंथ जो होती है करंट की, इसका मतलब जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा करंट का। ठीक है, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट होती है सरफेस पे, और क्या बोलते हैं डेप्थ में ये कम हो जाती है। ठीक है, तो मोस्ट करंट जो हैव स्पीड लेस देन और इक्वल टू 5 नॉट्स, ये एवरेज हो जाएगा। ठीक है, अब क्या क्या है, तो अब इसमें क्या है, जब वाटर की डेंसिटी में डिफरेंस होता है तो इफ़ेक्ट करता है इसके वर्टिकल मूवमेंट को ओशन करंट के। ठीक है, जहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा होती है तो पानी डेंसर होगा, और जहाँ पे लो सैलिनिटी होती है, जहाँ पे नहीं
सेम वे कोल्ड वाटर इज़ डेंसर देन द, तो डेंसर वाटर जो है सिंक कर जाएगा और हाई वाटर राइज करेगा, ठीक है। तो ये मतलब ये वर्टिकल वाला है जो पानी के अंदर चल रहा है, एक तो पानी के सरफेस पे चल रहा है और एक पानी के नीचे चल रहा है, तो ये उसकी बात कर रहे हैं ये, ठीक है। तो कोल्ड वाटर ओशन करंट अकर व्हेन द कोल्ड वाटर एट द पोल सिंक एंड स्लोली मूव टूवर्ड्स द इक्वेटर, ठीक है। तो ये सिंक करके इक्वेटर की तरफ करेंगे। एंड वार्म वाटर करंट ट्रैवल आउट फ्रॉम द इक्वेटर अलॉन्ग द सरफेस फ्लोइंग टूवर्ड्स द पोल टू रिप्लेस द सिंकिंग कोल्ड वाटर। अब क्या वो नीचे चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे गैप सा बन गया। अब उस गैप को फिल करने के लिए क्या होगा कि इक्वेटर से जो भी गर्म पानी है, एक तो यहाँ पे वाटर लेवल ज़्यादा है, दूसरा यहाँ पे लेवल ज़्यादा हो जाएगा, वैसे भी लेवल ज़्यादा है प्लस सिंकिंग हो नहीं रही है, ठीक है। तो डेफिसिट कहाँ होगा, हमेशा जो भी एयर हो चाहे पानी हो कहीं भी हाई टू लो जाता है, तो यहाँ पे हाई है और वहाँ पे लो होगा। जब ये सिंक हो गया यहाँ पे डेफिसिट हो गया है, तो जहाँ सरप्लस से डेफिसिट में जाएगा तो ये पोल की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो डेंसिटी इस तरीके से मतलब मूवमेंट में हेल्प करेगी। फिर टाइप्स ऑफ ओशन करंट कौन कौन से होते हैं, ये क्लासीफाई किए हैं बेस्ड ऑन द बेसिकली क्या डेप्थ, दैट इज सरफेस पे होगी, एक डीप वाटर में होंगी, ठीक है। पहला वाला जो सरफेस वाला है ये 10% जो है पूरे ओशन का वो कंसिस्ट करता है, और ये बेसिकली 400 मीटर तक ही, मतलब उतनी डेप्थ तक ही इसकी डेप्थ होती है, ठीक है। और डीप वाटर जो है ये 90% जो है ओशन वाटर का मेक करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली ओशन बेसिन में मूव करते हैं ड्यू टू वेरिएशन डेंसिटी एंड ग्रेविटी, ठीक है। तो इसमें दो फैक्टर काम करेगी, तो ग्रेविटी एंड डेंसिटी। तो वही है, डीपर वाटर सिंक करेगा बेसिन में, हायर लैटिट्यूड में 90 डिग्री इसके आसपास ठंडा होगा इसलिए, एंड बेसिकली टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होते हैं जिससे ये वो डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है और ये नीचे चला जाता है। तो ओशन करंट जो है उसको क्लासीफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन टेम्परेचर, कोल्ड एंड वार्म, ठीक है। कोल्ड जो होता है अपने साथ में ठंडा पानी लेके आता है वार्म एरियाज़ में, और बेसिकली क्या है यूजुअली वेस्ट कोस्ट जो है कॉन्टिनेंट पे मिलेगा, कॉन्टिनेंट के वेस्ट कोस्ट पे इन द लोअर एंड द मिडिल लैटिट्यूड, मिडिल में अगर हम 40 के आसपास लेंगे, ठीक है। तो वेस्ट कोस्ट हम लेके चलेंगे हम कौन सा कोल्ड की बात कर रहे हैं ना ये, हाँ। तो वहाँ लो अमेरिका है, तो उसकी वेस्ट कोस्ट वेस्ट साइड में जाएंगे हम, रॉकीज़ के साइड में, ठीक है। तो वहाँ पे कौन सी आएगी, अलास्का आएगी शायद, कि कौन सी आएगी, नीचे कैनरी आएगी, कैलिफोर्निया करंट, हाँ सॉरी कैलिफोर्नियन करंट आएगी। तो वो अपने साथ में कोल्ड वाटर लेके आएगी, ठीक है। वहीं अगर हम इसकी साइड देखें, यूरोप की साइड में देखें, यूरोप का वेस्ट कोस्ट में मेडिटेरेनियन साइड के देखें, फ्रांस और यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सी आएगी ठंडी करंट, कौन सी आएगी, कैनरी आएगी, ठीक है। तो ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट तो ऊपर तो गर्म माना जाएगा जहाँ तक नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है। फिर नीचे जब ये मिड लैटिट्यूड से और लोअर लैटिट्यूड में, सॉरी हाँ लोअर लैटिट्यूड में माना जाएगा, तो वहाँ पे इसको ठंडा माना जाएगा, ठीक है। और ये दोनों हेमिस्फेयर में सही है। अब नीचे हम देखते हैं, नीचे 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 किसके, इसके नीचे देख लेते हैं, बेंगुएला और अगुलहास करंट, हाँ इसमें देख लेते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में साउथ अमेरिका में देख लेते हैं। तो हम्बोल्ट जो है वो जब लाती तो वो ठंडा पानी लेके आती है अपने साथ में, ठीक है। और वैसे ही साउथ अफ्रीका में देखते हैं तो बेंगुएला जो है कोल्ड करंट हो जाएगी। तो मिड से लो लैटिट्यूड में जो है कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड में ये कोल्ड करंट फ्लो करेगी, ठीक है, दोनों हेमिस्फीयर में। एंड ईस्ट कोस्ट इन हायर लैटिट्यूड इन नदर्न हेमिस्फीयर में, ओनली नदर्न हेमिस्फीयर में जो कॉन्टिनेंट का ईस्ट कोस्ट होगा हायर लैटिट्यूड में, जैसे कि लैब्राडोर हो गई, ठीक है, ईस्ट कोस्ट में। अब अगर हम वेस्ट कोस्ट में उसी के सामने अपोजिट देखें यूरोप में, तो वहाँ पे तो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, दैट इज़ उसको गर्म माना जाता है, वो नहीं होगा क्योंकि वो वेस्ट में हो गया। ईस्ट कोस्ट में हम देखते हैं तो ये हो जाएगा लैब्राडोर। तो कॉन्टिनेंट के ईस्ट में हायर लैटिट्यूड में कोल्ड करंट होगी, ठीक है। और जैसे कि अब होगी अपनी ओयोशिवो हायर लैटिट्यूड में कॉन्टिनेंट के ईस्ट में कोल्ड करंट नदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। फिर हम देखते हैं वार्म करंट देखते हैं। तो वार्म करंट अपने साथ में गर्म पानी लेकर आता है कोल्डर एरियाज़ में,
और ये कहाँ मिलेगा, ईस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट इन द लो एंड द मिडिल लैटिट्यूड। हाँ, तो कॉन्टिनेंट के ईस्ट कोस्ट में, ठीक है। अब हम नॉर्थ अमेरिका का ईस्ट कोस्ट देखेंगे। नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट में तो ठंडा पानी आ रहा था, अब नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में लोअर मिडिल लैटिट्यूड में, उसी सेम लैटिट्यूड में जहाँ पे कि ठंडा पानी आ रहा था, उसी सेम लैटिट्यूड में अभी गर्म पानी आएगा, दैट इज़ गल्फ स्ट्रीम लेके आइए ईस्ट कोस्ट में। नीचे साउथ अमेरिका में लेके आइए ब्राज़ीलियन करंट गर्म पानी ईस्ट कोस्ट में। और ये दोनों हेमिस्फीयर में सही है, ठीक है। तो नदर्न हेमिस्फीयर में बेसिकली क्या है, दे आर फाउंड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट इन हाई लैटिट्यूड। हाँ, अब वहीं जब हम यूरोप की साइड देखेंगे तो यूरोप का वेस्ट कोस्ट हो जाएगा, दैट इज़ ये नॉर्वे और ये स्वीडन इस साइड में। तो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है वो गर्म पानी लेके आएगी, ठीक है। तो कॉन्टिनेंट के हायर लैटिट्यूड में वेस्ट कोस्ट में क्या बोलते हैं, गर्म पानी वार्म करंट चलेगी, ठीक है, हाई लैटिट्यूड। पर ये ओनली नदर्न हेमिस्फीयर में होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में ऐसा नहीं दिखेगा। सदर्न हेमिस्फीयर में ठंडा पानी ही मिलेगा, ठीक है। हाँ, अब मेजर ओशन करंट्स देखते हैं हम। मेजर ओशन करंट्स जो बेसिकली दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय स्ट्रेस exerted by prevailing wind and the Coriolis force, ठीक है। तो ओशन करंट पैटर्न जो है करस्पॉन्ड करता है अर्थ के एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न से, ठीक है। अगर बोले कि ओशन करंट पैटर्न जो है वो सेम रहेगा जैसे सर्कुलेशन पैटर्न है तो ये सही रहेगा, ठीक है। द एयर सर्कुलेशन ओवर द ओशन इन द मिडल लैटिट्यूड इज मेनली एंटी साइक्लोनिक, मोर प्रोनाउंस इन सदर्न हेमिस्फीयर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो इसमें क्या है कि मेजर ओशन करंट जो है वो इन्फ्लुएंस बाय द स्ट्रेस एक्सर्टेड बाय द प्रिवेलिंग विंड एंड कॉर्लियस फोर्स, ठीक है। तो ओशनिक जो है सर्कुलेशन पैटर्न जो रफली करस्पॉन्ड द अर्थ का एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न, ठीक है। तो एयर सर्कुलेशन ओवर द ओशन इज इन द मिड लैटिट्यूड इज मेनली एंटी साइक्लोनिक, ठीक है, more pronounced in the southern hemisphere than the northern hemisphere. The basically oceanic circulation pattern the pattern also corresponds with the same. Higher latitude में क्या होगा कि जहाँ पे wind flow is mostly cyclonic, the ocean circulation follow this pattern. तो इसका मतलब क्या है कि ये तो हमने मिड लैटिट्यूड तक देख लिया। फिर हम हाई लैटिट्यूड में क्या होता है, ये wind flow is mostly cyclonic, the ocean circulation flow follow this pattern, ठीक है। तो in the region of pronounced monsoonal flow the monsoon wind जो influence the current movement। हाँ, तो इसमें क्या है, जो परमानेंट जो प्लानिटरी विंड्स है ना उसकी डायरेक्शन की बात कर रखा है। तो जहाँ पे ये वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में आएगा मिड लैटिट्यूड में, तो ये क्या बोलते हैं, सॉरी ईस्टर्ली, ये जहाँ पे ना ईस्टर्लीज के, हाँ, तो मिडिल लैटिट्यूड में जो है वो वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में आएगा। अब ये इस डायग्राम में देखना, तो ये देखना यहाँ पे ये जो लैब्राडोर और ये मिल रही है ना गल्फ स्ट्रीम, तो ये इसके इन्फ्लुएंस में आएगा, क्या बोलते हैं, वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में, ठीक है, मिड लैटिट्यूड में। नहीं, सॉरी उसका थोड़ा नीचे देखो, थोड़ा नीचे। अब ये मिड लैटिट्यूड पड़ रहा है जहाँ पे गल्फ स्ट्रीम निकल रही है फ्लोरिडा से, गल्फ ऑफ मेक्सिको से। यहाँ पे ये दिख रहा है, ये कौन सा सर्कुलेशन बना रहा है। तो बेसिकली इसमें जो साइक्लोनिक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन, और हायर लैटिट्यूड में ये क्या है, एंटी हायर लैटिट्यूड में ये साइक्लोनिक होगा ये, ठीक है। तो हाई लैटिट्यूड में साइक्लोनिक कैसे होगा, जब ईस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, पोलर ईस्टर्लीज, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। और साइक्लोनिक
तो इसके ईस्टर्ली इसके इन्फ्लुएंस में आएगा, पोलर ईस्टर्ली, तो ये क्लॉकवाइज मूव करेगा, तो मोस्टली साइक्लोनिक हो जाएगा ये। और क्या बोलते हैं, नीचे जो है यहाँ पे देखना नदन सदर्न हेमिस्फेयर में, तो इसमें क्या है कि ईस्टर्ली इसके इन्फ्लुएंस में आ गया मिड लैटिट्यूड में, तो ये एंटी साइक्लोनिक मूवमेंट हो रहा है इसका, ठीक है। हाँ, एंटी साइक्लोनिक मूवमेंट हो रहा है, नहीं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है इसका, एंटी साइक्लोनिक। हाँ, तो इसमें क्या बोल रहा है कि यहाँ पे मानसून फ्लो बहुत प्रोनाउंस होता है, सो मानसून विंड जो है वो इन्फ्लुएंस करती है करंट मूवमेंट को। तो क्या है, कोलिस फोर्स की वजह से जो वार्म करंट होता है लो लैटिट्यूड में, तो वो राइट की तरफ मूव करेगा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, एंड लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा सदर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। अब ओशन सर्कुलेशन जो है ट्रांसपोर्ट करता है हीट को एक लैटिट्यूड से दूसरे में, ठीक है। जैसे सेम तरीके से जैसे कि क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर में हीट ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। कोल्ड वाटर जो आर्कटिक और अंटार्कटिक का, वो वार्म वाटर की तरफ मूव करती है इक्वेटर और ट्रॉपिकल्स में, ठीक है। और जो वार्म वाटर है लोअर में, वो पोलवर्ड मूव करते हैं, ठीक है। तो इफ़ेक्ट क्या होगा इसका, वेस्ट कोस्ट जो है कॉन्टिनेंट का ट्रॉपिक्स में एंड सब ट्रॉपिक लैटिट्यूड में एक्सेप्ट क्लोज टू द इक्वेटर, तो यहाँ पे क्या होता है, कोल्ड वाटर चलता है, तो यहाँ पे क्या एवरेज टेम्परेचर जो लो होता है, नैरो डायरेनल एंड एनुअल रेंज, क्योंकि पूरा टाइम ठंडा होगा तो रेंज कम होगा, ठीक है। फॉग होती है, बट जनरली जो है एरिया जो है एरिड होता है, मतलब बारिश नहीं होगी तो एरिड होगा ये, ठीक है। तो वेस्ट कोस्ट जो है बेसिकली कि मिडिल एंड द हाई लैटिट्यूड में, यहाँ पे क्या है जैसे यूरोप के वेस्ट में, तो यहाँ पे क्या होता है कि वार्म वाटर आ जाता है, बेसिकली मेरीटाइम क्लाइमेट बनाते हैं, डिस्टिंक्ट मेरीटाइम क्लाइमेट, ठीक है। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय कूल समर होते हैं यहाँ पे, क्योंकि समर गर्म नहीं होते, क्योंकि उसका लैटिट्यूड का फ़र्क पड़ जाएगा, एंड रिलेटिवली माइल्ड विंटर क्योंकि ये गर्म पानी ले आता है इसीलिए, विद नैरो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। वार्म करंट फ्लो पैरेलल टू द ईस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, द ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिक में, है ना। तो साउथ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में गल्फ स्ट्रीम जो है वो वार्म करंट होगी ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक में, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वार्म एंड रेनी क्लाइमेट होगा, सो द एरिया लाइज इन द वेस्ट मार्जिन ऑफ द सब ट्रॉपिक एंटी साइक्लोन, ठीक है। द मिक्सिंग ऑफ दीज एरिया लाइन द, ठीक है। इसके अंदर मिक्सिंग ऑफ द कोल्ड एंड वार्म करंट जो है बेसिकली इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है रिप्लेनिश हो जाता है, और ये फेवर करेगा प्लैंक्टन्स के ग्रोथ को, और फिश जो है प्राइमरली इसको खाती है प्लैंक्टन्स को, तो जैसे फ़िश का पॉपुलेशन अच्छा होता है, एंड बेस्ट फिशिंग ग्राउंड जो है जहाँ पे मिक्सिंग होती है वहाँ पे मिलता है, ठीक है।